बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्पेलिंग रूल जो है हमारे इंग्लिश में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो पहले मैंने वीडियो बना दी है हर स्पेलिंग रूल की इंडिविजुअली, पर इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 15 स्पेलिंग रूल की इकट्ठी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर कोई इंडिविजुअली देखना चाहता है तो इंडिविजुअली देख सकता है। एंड अगर आप ये कंफर्ट समझते हैं कि ज़्यादा वीडियोस एक ही वीडियो में कवर की जाएँ, ज़्यादा लेक्चर्स एक ही वीडियो में कवर किए जाएँ, तो आप इस वीडियो के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट स्पेलिंग रूल है, इन फर्स्ट स्पेलिंग रूल every word that starts with K and it followed by N immediately after K, then the sound of K becomes silent। तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें के जो है एन से पहले आ रहा होता है, या हम ऐसे कहें कि एन के बाद एन आ रहा होता है। तो ऐसे वर्ड्स में हम के को साइलेंट कर देते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है हमारे पास नो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एन से पहले के आ गया, तो यहाँ पर हमने के को साइलेंट कर दिया और इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे नो, ना कि कनो। काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत पढ़ रहे होते हैं ऐसे वर्ड्स को, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी नो, ना कि कनो। इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ नो। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास नाइफ, यहाँ पर भी एन से पहले के आ गया तो इसको हमने साइलेंट कर दिया। थर्ड एग्जांपल है नेपर, यहाँ पर भी हमने के को साइलेंट करेंगे क्योंकि के बाद एन आ गया या फिर एन से पहले के आ गया। फोर्थ एग्जांपल है नाइट, फिफ्थ एग्जांपल है न्यू एंड सिक्स्थ एग्जांपल है नॉन। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि नाइट में भी के आ रहा है, न्यू में भी के आ रहा है एंड नॉन में भी के आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इनको साइलेंट कर देना है, के को प्रोनाउंस नहीं करना। एंड इसके अलावा और भी एग्जांपल्स इस तरह से हो सकती हैं। उसके बाद है सेकंड स्पेलिंग रूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर सेकंड स्पेलिंग रूल। All those words that starts from alphabet C and after C followed by alphabet E, I, Y. So in this situation, C will be give the sound of seen, and other than these three alphabets, all words will give the sound of cough। तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सी जो है मतलब सी जो है ना, इंग्लिश में वो काफ की आवाज़ भी दे सकता है, सीन की आवाज़ भी दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं जिनमें हम पहचान सकते हैं कि सी कहाँ पर काफ की आवाज़ देता है एंड कहाँ पर सीन की आवाज़ देता है। तो अगर सी जो है सी के फ़ौरन बाद ई, आई और वाई आ जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे वर्ड्स में हम सी की आवाज़ को सीन से प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है साइकिल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सी के साथ वाई आ रहा है, जैसे कि हमने डेफिनेशन से पढ़ा कि वाई, ई और आई आ जाए सी के बाद, तो वहाँ पर हमने सी की प्रोनाउंसिएशन सीन से करनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास साइकिल। सेकंड एग्जांपल है सेंटर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सी के बाद ई आ गया, वही डेफिनेशन वाला, तो हमने यहाँ पर भी इसकी प्रोनाउंसिएशन सेंटर की। फोर्थ एग्जांपल है सर्कल। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सी के बाद आई आ गया। उसके बाद अदर देन दीज वर्ड्स लिखा हुआ है, यानी कि इन तीन वर्ड्स के अलावा, ई, आई, वाई के अलावा सी के साथ कोई भी वर्ड आ जाए, इंग्लिश का कोई भी वर्ड आ जाए, वो काफ ही की आवाज़ देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कैमरा। यहाँ पर हम देख सकते हैं सी के बाद ए आया, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने काफ से की। सेकंड एग्जाम्पल है कम। तो
यहाँ पर भी सी ने काफ की आवाज़ दी क्योंकि इसके बाद ओ आ गया। थर्ड एग्जाम्पल है इसमें क्यूट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी क्यूट, ना कि स्यूक स्यूट। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी क्यूट क्योंकि सी के बाद यू आ गया, ना कि वाई ई या फिर आई आया हो। इसके बाद है थर्ड स्पेलिंग रूल। in this spelling rule, every words that has the alphabet G in it and immediately after G followed by alphabet E, I, Y. So in this situation C will be give the sound of Jim, and other than these alphabets all English alphabets will give the sound of Gav. In addition, one word of out of 100 is maybe happens that follows EIY. It also give the sound of GAF. तो जिस तरह से हमने सेकंड स्पेलिंग रूल में देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सी आ रहा होता है और सी काफ एंड सीन की आवाज़ देता है, तो इसी तरह से थर्ड स्पेलिंग रूल जो है इसमें भी इसी तरह से है कि जी जो है कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो जी से स्टार्ट होते हैं या जी बीच में आ जाए अल्फाजों के, तो अगर जी के बाद ई आई वाई आ जाए तो वहाँ पर हम जीम की आवाज़ निकालते हैं। वहाँ पर जी जीम की आवाज़ दे रहा होता है। लेकिन इसके अलावा जो भी इंग्लिश के अल्फाज हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे ही जीम के साथ जी के साथ अगर आ जाए तो गाफ की आवाज़ देते हैं। लेकिन इस स्पेलिंग रूल में ये है कि अगर 100 या 1000 वर्ड्स में से एक वर्ड ऐसे होता है जो कि गाफ की आवाज़ देता है, यानी कि अगर उसके साथ ई आई वाई लग भी जाए तो वो गाफ की आवाज़ देता है। सिंपली हम इसे समझ सकते हैं कि जी के बाद ई आई वाई आ जाए तो हम उसको जिम की आवाज़ देंगे, और अगर इसके अलावा कोई वर्ड हो तो गाफ की आवाज़ देंगे। चलिए इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जर्मनी, तो यहाँ पर जी के बाद ई आ गया जो कि हमारा डेफिनेशन वाला है, ई आ गया जी के बाद, तो यहाँ पर इसकी हमने प्रोनाउंसिएशन की जीम से। सेकंड एग्जांपल है मैजिक, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जी जो है वो आई को फॉलो कर रहा है। थर्ड एग्जांपल है जैम, यहाँ पर जी के बाद वाई आ गया तो इनकी प्रोनाउंसिएशन हमने की जी के साथ या जीम के साथ, हम कह दें कि जीम के साथ। उसके बाद इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 100 में से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक ऐसा वर्ड निकल आता है, या 1000 में से एक ऐसा वर्ड निकल आता है जिसकी अगर उसके साथ आई ई वाई लग भी जाए तो वो गाफ की आवाज़ दे रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ सकते हैं गर्ल, फर्स्ट एग्जांपल है गर्ल, तो यहाँ पर जी के बाद आई आया, जबकि हमने स्पेलिंग रूल में समझा कि अगर जी के बाद आई आएगा तो वो जीम की आवाज़ देगा, लेकिन यहाँ पर ये गाफ की आवाज़ दे रहा है। तो इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है टुगेदर, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जी के बाद ई आया, जो कि हमने इसका स्पेलिंग रूल में समझा कि जी के बाद ई आएगा तो हम जीम की आवाज़ देंगे, लेकिन यहाँ पर गाफ की आवाज़ आ रही है। तो इस स्पेलिंग रूल में ये है कि कुछ ऐसे 100 में से कोई एक ऐसा वर्ड निकल आता है जिसमें हम गाफ ही की आवाज़ निकाल रहे होते हैं। सो होपफुली ये जो थर्ड लेक्चर है ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्पेलिंग रूल की तरफ। जी, इसके अलावा पहले हम देखते हैं कि ये देखें, इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं ना, यानी कि इस जी देखा हमने जो कि ई आई वाई के बाद जीम की आवाज़ देता है। इसके अलावा जो और मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ अगर जी आ जाए तो वो गाफ की आवाज़ देता है। जैसे कि एग्जांपल्स में दिखाया गया है गेम, ग्राउंड, ग्रुप, गोल्डन, गेज, गैन, अगैन, लॉन्ग, बागन एंड लेग। तो इन सारे एग्जांपल्स में ये दिखाया गया है कि अगर इन अल्फाजों के अलावा कोई भी अल्फाज आ जाए तो वो अल्फाज हमें बताएंगे
कि उन अल्फाजों में हम जीम की आवाज़ गाफ से निकालते हैं। उसके बाद है फोर्थ स्पेलिंग रूल। So in this spelling rule, if a word is preceded by a vowel before D and followed by J or GE, followed by alphabet J or GE, then the sound of alphabet D becomes silent. तो कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें डी से पहले कोई वॉवेल आ जाता है। वॉवेल हमारे पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू। तो इन 5 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट डी से पहले आ जाए और डी के बाद या तो जे आ जाए, अल्फ़ाबेट जे आ जाए, या फिर जी एंड ई दोनों इकट्ठे आ जाएं, तो ऐसे वर्ड्स में हम डी की आवाज़ को साइलेंट कर देते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास एज। यहाँ पर देख सकते हैं कि डी से पहले ई आ रहा है जो कि हमारे पास वॉवेल है, और डी के बाद जी ई आ गया, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे एज। सेकंड एग्जाम्पल है सेज। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डी से पहले ई आया जो कि वॉवेल है, डी के बाद जी ई आया, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे सेज और डी को साइलेंट कर देंगे। थर्ड एग्जाम्पल है जज। यहाँ पर भी डी से पहले यू आ गया जो कि वॉवेल आता है, वॉवेल है, और डी के बाद जी ई आया, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे जज और यहाँ पर भी डी को साइलेंट कर देंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है रिच। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डी से पहले आई आया जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आई भी वॉवेल होता है, और डी के बाद जी ई आ गया, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने की रिच। यहाँ पर भी डी को साइलेंट कर दिया। फिफ्थ एग्जाम्पल है एडजस्टर। फिफ्थ एग्जाम्पल है एडजस्टर। तो यहाँ पर भी हमने डी देख सकते हैं कि डी से पहले ए आ गया जो कि वॉवेल है, डी के बाद जे आ गया, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि अगर जे भी आ जाए तो भी हम डी को साइलेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जे आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने डी को साइलेंट कर दिया और इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो होगी एडजस्टर। और सिक्स्थ एग्जाम्पल है अजजिंग। यहाँ पर भी हम देखें कि डी से पहले ए आ गया जो कि वॉवेल है, उसके बाद जे आ गया, तो यहाँ पर भी हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन की अजजिंग ना कि एडजजिंग। इसके बाद हम चलते हैं अपने उम्मीद करता हूँ कि फोर्थ स्पेलिंग रूल भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ स्पेलिंग रूल की तरफ। सो in fifth spelling rule, every word in which A is preceded by I and followed by GE, then the sound of A becomes silent. तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसमें ए से पहले आई आ जाए, जिसमें ऐसे वर्ड्स जिनमें ए से पहले आई आ जाए और उसके फ़ौरन बाद अल्फ़ाबेट जी एन ई आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स में हम ए को साइलेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल है हमारे पास मैरिज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए से पहले मैरिज में ए से पहले आई आया, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ए से पहले आई आएगा तो और उसके बाद जी ई आएगा जो कि ये रहा, तो वहाँ पर हम ए की आवाज़ को साइलेंट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसकी आवाज़ को साइलेंट कर दिया। सेकंड एग्जांपल है कैरेज। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए से पहले आई आया एंड देन जी ई आया, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने की कैरेज। थर्ड एग्जांपल है फॉलेज। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ए से पहले आई है और ए के बाद जी ई आ गया, तो यहाँ पर भी हमने ए को साइलेंट कर दिया। तो ये स्पेलिंग रूल भी बहुत ही आसान था। अब हम अगले स्पेलिंग रूल की तरफ चलते हैं जो कि सिक्स्थ स्पेलिंग रूल है। सो इन दिस स्पेलिंग रूल वर्ड्स इन विच बी इज़ प्रोसीडेड बाय वॉवेल एंड फॉलोड बाय टी, इन दिस केस द साउंड ऑफ बी बिकम्स साइलेंट। तो यहाँ पर बी स्पेलिंग रूल के बारे में बताया जा रहा है, बी के बारे में बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि जिनमें बी आ रहा होता है और बी से पहले वॉवेल आ जाता है।
बी से पहले वॉवल आ जाए और बी के बाद टी आ जाए तो ऐसे भी वर्ड्स में हम बी को साइलेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास डेट। यहाँ पर इसको डेबिट नहीं कहेंगे बल्कि इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी डेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी से पहले वॉवल आ गया और बी के बाद टी आ गया। जैसे कि हमने डेफिनेशन से समझा कि अगर बी से पहले वॉवल हो और बी के बाद टी हो जाए तो वहाँ पर हम बी को साइलेंट कर देंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इंडेटेड। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बी से पहले ई आया, बी के बाद टी आया, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने की इंडेटेड और बी को साइलेंट कर दिया। थर्ड एग्जांपल है अनडाउटेडली। यहाँ पर भी बी आ रहा है और बी से पहले यू है जो कि वॉवल है, बी के बाद टी आ गया, तो यहाँ पर भी हमने इसको साइलेंट करना है, बी को साइलेंट करना है। फोर्थ एग्जांपल है डाउट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बी से पहले यू है जो कि वॉवल है और बी के बाद टी आ गया, बी ने टी को फॉलो किया तो हमने यहाँ पर भी बी को साइलेंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ छठा जो स्पेलिंग रूल है ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम अगले स्पेलिंग रूल की तरफ चलते हैं जो कि 7th स्पेलिंग रूल है। सो इन दिस स्पेलिंग रूल इफ़ देयर इज़ ए जी देन at the beginning of a word and n immediately after G, then the sound of G becomes silent. इस स्पेलिंग रूल में भी ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनमें जी जो है वो अल्फाज के स्टार्ट में हो और जी के फ़ौरन बाद एन आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स में हम जी को साइलेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास नेट। तो यहाँ पर जी आ रहा है, जी के बाद एन आया, तो हमने जी को नहीं पढ़ना वरना इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे नेट। सेकंड एग्जांपल है नॉस्टिक। यहाँ पर भी हम जी के बाद एन आ रहा है तो इसको साइलेंट करेंगे। थर्ड एग्जांपल है नैश। फोर्थ एग्जांपल है नोमन एंड फिफ्थ एग्जांपल है नोम। नोम या न्योम। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एन से पहले जी आ गया तो ऐसे वर्ड्स में हमने जी को साइलेंट करना होता है। जहाँ पर एन और जी इकट्ठे हों मीन्स कि जी के बाद एन आ जाए या एन से पहले जी आ जाए, जैसे आपको आसानी लगे समझने में, तो ऐसे वर्ड्स में हमें जी को साइलेंट करना होता है। अगले स्पेलिंग रूल की तरफ चलते हैं जो कि 8th स्पेलिंग रूल है। सो इन दिस स्पेलिंग रूल इफ़ ए वर्ड has I before G and N or M after G, then the sound of G is muted. इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनमें जी से पहले आई आ जाता है। ये तो सही है कि आपने ये ध्यान में रखना है कि जी से पहले आई आ जाए और जी के बाद या तो एन हो या फिर एम हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जी से पहले आई, जी के बाद एन हो या एम हो, तो ऐसे वर्ड्स में जी की आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास साइन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी से पहले आई आया और जी के बाद एन आ गया, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे साइन। सेकंड एग्जांपल है असाइन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जी से पहले आई है उसके बाद एन है। थर्ड एग्जांपल है रिज़ाइन। देख सकते हैं कि आई आ रहा है जी से पहले और जी के बाद एन आया। फोर्थ एग्जांपल डिज़ाइन। फिफ्थ एग्जांपल फॉरेन। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जी से पहले आई है और बाद में एन है, तो जी को हमने नहीं पढ़ना। सिक्स्थ एग्जांपल है पैराडाइम। अब सिक्स्थ एग्जांपल हमें बता रही है कि जैसे हमने डेफिनेशन से देखा था कि अगर एन हो या फिर एम हो, तो सिक्स्थ एग्जांपल में एम आया हुआ है, अल्फ़ाबेट एम आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने जी को प्रोनाउंस नहीं करना होता। इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली स्पेलिंग रूल की तरफ जो कि 9th स्पेलिंग रूल है। तो इस स्पेलिंग रूल में इफ़ ए वर्ड हैज़ आई और यू फॉलोड बाय जी एच देन द साउंड ऑफ जी एच डज नॉट रिमेन। इस स्पेलिंग रूल में ये है कि
अगर किसी वर्ड में आई हो और यू हो और वो जी एच को फॉलो करें, यानी कि आई के साथ जी एच आ जाए या यू के साथ जी एच आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स में हम जी एच को साइलेंट करेंगे, आई और यू को नहीं बल्कि जी एच को साइलेंट करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आई है, आई के बाद जी एच आ रहा है, आई जो है जी एच को फॉलो कर रहा है तो हमने जी एच को साइलेंट कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल है थाई, थर्ड एग्जाम्पल है फाइट, फोर्थ एग्जाम्पल है टाइट, फिफ्थ एग्जाम्पल है लाइट, सिक्स्थ एग्जाम्पल है ब्रॉट। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या है कि यू आ रहा है और यू जी एच को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर भी हमने जी एच को साइलेंट कर दिया। सेवन्थ एग्जाम्पल है सॉथ और सॉट। उसके बाद एट्थ एग्जाम्पल है ऑल्दो। तो यहाँ पर भी हम इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि यू के बाद जी एच आया तो यहाँ पर हमने इसको साइलेंट करना है। उसके बाद होपफुली ये जो लेक्चर है मतलब स्पेलिंग रूल है ये भी समझ आया होगा आपको। इसके बाद हम 10th स्पेलिंग रूल की तरफ चलते हैं। सो इन दिस स्पेलिंग रूल इफ़ ए वर्ड हैज़ एन एल between AK और OK then the sound of L does not remain। तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि अगर L जो है वो A के दरमियान के दरमियान आ जाए या फिर अल्फ़ाबेट O और K के दरमियान आ जाए तो ऐसे वर्ड्स में L को साइलेंट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहली एग्जाम्पल है हमारे पास चौक। यहाँ पर इसकी इस प्रोनाउंसिएशन हम चौक करेंगे और एल को हम देख सकते हैं कि ये ए और के दरमियान आ रहा है तो हमने इसको नहीं पढ़ना। सेकंड एग्जाम्पल है टॉक, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम टॉक करेंगे ना कि टॉल्क। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एंड ए और के दरमियान एल आ गया तो यहाँ पर हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है टॉक, एल को साइलेंट करना है। थर्ड एग्जाम्पल है वॉक, फोर्थ एग्जाम्पल है यॉक एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है फॉक। अब हम फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे हमने डेफिनेशन से सीखा कि अगर ओ और के दरमियान भी एल आ जाए तो भी हम साइलेंट करते हैं एल को। तो फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल हमें यही बता रही है कि अगर ओ और के दरमियान एल है तो यहाँ पर भी हमने एल को साइलेंट किया है। इसके बाद हम 11th स्पेलिंग रूल की तरफ चलते हैं। So in this spelling rule, if a word contains L between A, F, O, F or AV, then the sound of L does not remain। तो जैसे कि हमने 10th स्पेलिंग रूल में देखा कि उस स्पेलिंग रूल में अगर L जो है वो A के या O के दरमियान आ जाए तो हम L को साइलेंट कर देंगे। तो इसी तरह से हम 11th स्पेलिंग रूल में भी यही है कि अगर एल जो है वो ए एफ के दरमियान आ जाए या ओ एफ के दरमियान आ जाए या फिर ए वी के दरमियान आ जाए तो भी एल को साइलेंट कर दिया जाता है। या तो आप इसको इस तरह से याद कर लें कि ए एफ ओ एफ या ए वी के साथ या फिर ये जो पांचों वर्ड्स हैं ए के ओ के ए एफ ओ एफ और ए वी के साथ, मतलब ये पांचों वर्ड आप याद कर सकते हैं कि इनके दरमियान अगर एल आएगा तो हमने उसको साइलेंट करना है, यानी कि उसे प्रोनाउंस नहीं करना। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास हाफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल ए एन एफ के दरमियान आया तो हमने एल को साइलेंट कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल है कैफ या काफ, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो कैफ मानी जाती है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए एन एफ के दरमियान एल आया। थर्ड एग्जाम्पल है गोफ, तो यहाँ पर भी एल ओ एन एफ के दरमियान आया तो एल को साइलेंट कर दिया। फोर्थ एग्जाम्पल है कैब्स एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है हैव। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि एल को साइलेंट करना है। जब ए वी और एल वी और ए के दरमियान आया तो हमने एल को साइलेंट किया। दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल में यही बताया जा रहा है कि जब ए एंड वी के दरमियान भी एल आए तो इसको साइलेंट करना है हमने, वरना ऐसे अल्फाजों को हम गलत पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद है 12th स्पेलिंग रूल। सो इन दिस स्पेलिंग रूल इफ़ ए वोवेल वर्ड हैज़ एन एल
बिटवीन। अच्छा, मैंने पहली जो स्पेलिंग रूल था उसमें भी एल के साथ एन लगाया हुआ था, जबकि एन जो है वो ऐसे वर्ड्स के साथ आता है जो कि वॉवल साउंड देते हैं, बट एल जो है वो एन एल। नहीं सही लगाया हुआ है मैंने, सॉरी। तो एल जो है अगर ए एम और यू एम के दरमियान आ जाए तब भी एल की आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। जैसे कि हमने 11 स्पेलिंग रूल देखा, 10th स्पेलिंग रूल देखा जो कि एल ही के हवाले से था, तो 12th स्पेलिंग रूल भी एल के हवाले से है कि अगर एल ए एम और यू एम के दरमियान आ जाएगा तो ऐसे वर्ड्स में भी हम एल को साइलेंट करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्पेलिंग रूल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखें आप, पहली एग्जाम्पल है बाम। यहाँ पर इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी बाम। देख सकते हैं हम कि ए और एम के दरमियान एल आ रहा है, तो एल को हमने साइलेंट किया। सेकंड एग्जाम्पल है हाम। यहाँ पर भी हम देखें कि ए एंड एम के दरमियान एल आया। थर्ड एग्जाम्पल है पाम। फोर्थ एग्जाम्पल है पामी। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है बिकाम या बिकैम। उसके बाद सिक्स्थ एग्जाम्पल है कम। तो इन एग्जाम्पल्स में भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि सिक्स्थ एग्जाम्पल में है सी के बाद यू आ रहा है और यू और एम के दरमियान एल आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने एल को नहीं पढ़ना। तो होपफुली आज का भी जो ये जो 12 स्पेलिंग रूल है ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद है 13th स्पेलिंग रूल। सो इफ़ in this spelling rule, if a word has ou before l and d after it, then the sound of l does not remain, becomes silent, we can say that. So इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है, ये भी स्पेलिंग रूल एल ही के हवाले से है, बट ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर एल से पहले जो है अल्फ़ाबेट ओ और यू हो और एल के फ़ौरन बाद डी आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स में भी हमने एल को साइलेंट करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास कुड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल से पहले अल्फ़ाबेट ओ यू है और उसके बाद डी है, तो हमने यहाँ पर इसको साइलेंट कर दिया, एल को साइलेंट कर दिया और इसकी प्रोनाउंसिएशन की कुड ना कि कुल्ड। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है शुड। इसमें भी हम देख सकते हैं कि एल से पहले ओ यू आया और एल के बाद डी आया। थर्ड एग्जांपल है वुड। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस इसमें भी हम देख सकते हैं कि एल बीच में आ रहा है ओ यू एन डी के, तो यहाँ पर भी हमने एल को साइलेंट किया। तो आप ये देखना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ओ यू और डी के दरमियान एल आता है, तो उनमें भी एल को साइलेंट करना होता है। इसके बाद है 14th स्पेलिंग रूल। सो इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस स्पेलिंग रूल, according to this spelling law or rule, if a word has a vowel before m followed by n, so in this condition n is not read. तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें एम से पहले वॉवल आ जाए, अल्फ़ाबेट एम से पहले वॉवल आ जाए और उसके फ़ौरन बाद एन आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स में हम एन को नहीं पढ़ रहे होते। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहली एग्जाम्पल है हमारे पास लाइम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम से पहले आई है जो कि वॉवल है और उसके फ़ौरन बाद एन आ गया, तो हमने एन को नहीं पढ़ा और इसकी प्रोनाउंसिएशन की लाइम। सेकंड एग्जांपल है हाइम। यहाँ पर भी हम एम से पहले वाई को देख सकते हैं। वाई जो है ये सेमी वॉवल होता है, मतलब ये वॉवल भी होता है और कॉन्सोनेंट भी कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर वॉवल कंसीडर करते हैं। तो एम से पहले वाई आया जो कि वॉवल है और एम के बाद एन आ गया, तो यहाँ पर भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने हाइम की और एन को नहीं पढ़ा। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है कॉलम। अब एम से पहले यू आ गया जो कि वॉवल है और एम के बाद एन आ गया, तो भी हमने एन को नहीं पढ़ा। फोर्थ एग्जांपल है ऑटम एंड फिफ्थ एग्जांपल है सोलम। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जैसे फिफ्थ एग्जांपल में ई आ रहा है एम से पहले जो कि वॉवल है और एम के बाद एन आया, तो यहाँ पर भी हमने इसको नहीं पढ़ा। अब इसके बाद हम अपने लास्ट स्पेलिंग रूल, आज की वीडियो का जो लास्ट स्पेलिंग रूल है वो डिस्कस करते हैं, जो कि 15th स्पेलिंग रूल है।
So in this spelling rule, if P precedes S in a word, then the sound of P does not remain. तो इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें तो इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें एस से पहले पी आ रहा होता है, और ये बहुत कम ही होता है कि एस से पहले पी आ जाए। तो ऐसे वर्ड्स में हम पी को नहीं पढ़ रहे होते। अगर पी को पढ़ेंगे तो वो वर्ड पढ़ा ही नहीं जाएगा और वो गलत होगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी। तो इससे भी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास साम। एक तो हमने पहले जैसे एग्जांपल में देखा कि ए और एम के दरमियान एल आ गया है, तो इसे भी हमने नहीं पढ़ना कहीं क्योंकि हमने वो भी कंसिडर करना है जो हम पीछे देखते आ रहे हैं ना, स्पेलिंग रूल। तो हमने एल को भी साइलेंट करनी नहीं, एल को भी नहीं पढ़ना यहाँ पर। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम साम, ना कि सालम। अब अगर हम पसाम करते हैं ना तो ये बहुत ओड लगता है ये वर्ड पसाम। तो अगर हम पी को साइलेंट करते हैं तो फिर इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है हमारे पास साल्टर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एस से पहले पी आ गया, तो इसको हमने पढ़ा ही नहीं, उसको हमने रीड किया ही नहीं। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है शाह। यहाँ पर भी एस से पहले पी आया, तो इसको हमने साइलेंट कर दिया या पढ़ा ही नहीं, रीड ही नहीं करेंगे हम उसे। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास साइकोलॉजी। तो यहाँ पर भी हमने पी को साइलेंट करना है क्योंकि वो एस से पहले आ रहा है। तो होपफुली जितने भी ये स्पेलिंग रूल हमने यहाँ पर डिस्कस किए, 15 स्पेलिंग रूल ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किए, तो होपफुली आपको ये समझ आए होंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।